चलो अब एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। जो हमने देखा था, जब ये एक्सप्रेशन लिखा था ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर और रजिस्टर का, उसके ऊपर सबसे पहले तो ये एक सिंपल सा आरसी सर्किट है। एक आर है, एक सी है। आंसर आर और सी के टर्म में देना है। इसमें जो स्विच है, दैट स्विच इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू 0। ना टी इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज करेंगे, सर्किट में अपना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो आपको बताना है find time when potential difference across capacitor is equal to potential difference across R। ठीक है, स्विच क्लोज होने के कितने देर के बाद ऐसा होगा कि दोनों का वोल्टेज बराबर होगा। पहले एक बात को समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस जो रजिस्टर का होता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो कैपेसिटर का होता है, वो मिला करके तो ईएमएफ के बराबर होता है, सेल के। तो जहां एक तरफ समय बढ़ रहा है, समय के साथ जो है ये जो कैपेसिटर का चार्ज है, चार्ज तो इस पे बढ़ रहा है ना, तो चार्ज बढ़ने से ये वोल्टेज जहां बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ रजिस्टर का वोल्टेज घट रहा है। ठीक है, तो ये 0 से जा रहा है और फाइनली स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का वोल्टेज ई के बराबर हो जाएगा। और ये जो है, ये शुरू में ई के बराबर रहता है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, और ये बाद में फाइनली घटते घटते 0 हो जाएगा जब करंट 0 होगा। सो द क्वेश्चन इज कि कब ये दोनों बराबर होंगे। तो कब दोनों बराबर होंगे, इसके लिए क्या करोगे, दोनों का जो वोल्टेज है वी आर इक्वल टू वी सी कर दोगे, और उसके लिए दोनों का टी टाइम पे एक्सप्रेशन लिखिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, टी टाइम पे दोनों का एक्सप्रेशन लिख करके सॉल्व करो। टी टाइम पर रजिस्टर का वोल्टेज जो होता है वो कितना लिखते हैं, एकदम स्टार्टिंग से कर देते हैं, आई आर, और इसका वोल्टेज कितना लिखते हैं, क्यू बाई सी। अब ये आई जो है टी टाइम पे कितना होता है, तो ये होता है आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू आर अपनी जगह, और ये होता है कैपिटल क्यू बाई सी अपना नीचे वाला, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, आई नॉट आपका खुद था ई बाई आर, तो ये हो जाएगा ई इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, और ये भी था सी ई, तो ये हो जाएगा ई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब चाहे तो डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं जो लास्ट वीडियो में आपका था, लेकिन वो याद रहता नहीं है, तो हम लोग ऐसे कर लिए। अब ये दोनों कट हो गया। अब अगर ये कट हो गया तो सॉल्व कैसे करें, ये जो माइनस है ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, इसको इधर भेज दो, तो इसके साथ ऐड हो जाएगा 2 ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 को इधर ही रहने दो और इसको इधर ले आओ, तो ये e का पावर प्लस टी बाई टाउ हो जाएगा। ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स इधर आएगा तो e टू द पावर प्लस एक्स हो गया। सो फाइनली टाइम कितना होगा, देखो यहाँ पर ln2 कर देंगे, ये e हटेगा तो ln2 हो जाएगा। अब ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे, बायो वालों को इतना हार्ड नहीं आएगा। टाउ ln2, तो ये आपका आ गया टाउ ln2। टाउ की जगह आप सीई लिख सकते हैं, सी इंटू आर, आर सी होता है ना टाउ, तो ये हो गया, यही आंसर आपका है, टाउ ln2। अब आप नेक्स्ट केस देखो, इसी में जब भी आरसी सर्किट लेंगे तो कैपेसिटर का चार्ज ग्रेजुअली बढ़ रहा है। चार्ज अगर बढ़ रहा है तो उसका एनर्जी भी बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आरसी के टर्म में या टाइम कांस्टेंट के टर्म में निकालो, फाइंड द टाइम एट विच rate of change of energy being stored in the capacitor is maximum। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फाइंड द टाइम एट विच रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी बीइंग स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज मैक्सिमम। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रहा है,
जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, टी टाइम पर उस पर एनर्जी क्या होता है, तो वो होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये होता है ना एनर्जी। समय के साथ उसका चार्ज बढ़ रहा है तो उसका एनर्जी भी बढ़ रहा है। तो आपको ये पता करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी कब मैक्सिमम है, मतलब du बाई डी टी, दैट मीन्स पावर ऑफ कैपेसिटर आपको निकालना है। पहले तो पावर ऑफ कैपेसिटर हो गया, आपको मान लीजिए P लिखेंगे du बाई डी टी, और फिर पता करना है कि ये पावर किस टाइम पर मैक्सिमम होगा। ठीक है, बायो वाले इसको चाहे तो स्किप कर दें, थोड़ा टेढ़ा सवाल है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी बीइंग स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज मैक्सिमम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी तो पहले निकाल लें, तो du बाई डी टी देखो इसमें करोगे तो 1/2c, ये कांस्टेंट है, क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2q इंटू डी क्यू बाई डी टी, ये होगा। ठीक है, नाउ डी क्यू बाई डी टी करेंट होता है, और ये कटेगा यहाँ पे तो ये आ जाएगा Q इंटू आई डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, Q इंटू आई बाई सी, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पावर। और वो देखो इजीली समझ में भी आ रहा है, क्योंकि कोई भी जो कैपेसिटर होता है इस पे अगर टी टाइम पे चार्ज Q माइनस क्यू है और सर्किट में करंट आई जा रहा है, तो आपने पढ़ा था ना कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस इनटू करंट, और डिवाइस का जो वोल्टेज होता है वो Q बाई सी तो है इसका, इनटू आई, वही चीज तो ये भी है। ठीक है, ये कुछ अलग नहीं बताया है, वही सेम चीज आया है। अब ये आ तो गया, हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि ये जो पावर आया है ये किस टाइम पे मैक्सिमम है। तो पावर मैक्सिमम कब है, तो पहले तो पावर का एक्सप्रेशन लिखो टी के टर्म में। कैसे लिखेंगे, टी टाइम पे चार्ज कितना होगा, तो C इंटू ई, 1 - e⁻ टी बाई टाउ। ठीक है, करंट कितना होगा, नीचे एक C है ये वाला, टी टाइम पे करंट कितना होगा, तो E/R e⁻ टी बाई टाउ। ठीक है ना, टाउ को बाद में कभी RC लिख देंगे, फिलहाल हम हर जगह टाउ लिखते चलेंगे हम लोग। यहां से आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा E स्क्वायर बाई आर, ये आया E इंटू ई स्क्वायर बाई आर, और ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनसाइड ब्रैकेट कितना आ जाएगा, e⁻ टी बाई टाउ माइनस e⁻, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो पावर विल एड अप टू टी बाई टाउ। तो इतना मेहनत करके ये जो आया है ना, अब ये सवाल यहाँ से शुरू होता है। हमने ये निकाला रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी बीइंग स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, this is rate of change of energy, that is power of capacitor at time t. Now the question says find the time when this power is maximum. अब ये पावर मैक्सिमम कब होगा, पावर मैक्सिमम तब होगा जब dp बाई dt की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 करना पड़ेगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन में ये सामने वाला कांस्टेंट है, इसको रहने दो, e का पावर माइनस टी बाई टाउ, तो जो t के साथ मल्टीप्लाइड है -1/टाउ वो बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा e⁻ टी बाई टाउ। यहाँ माइनस हुआ, -2/टाउ बाहर आएगा तो इसको प्लस बना देगा, 2/टाउ e⁻ -2t बाई टाउ, दैट इज इक्वल टू 0। साथ में सामने में E स्क्वायर बाई आर भी रहेगा, लेकिन वो हमने हटा दिया क्योंकि वो तो 0 होगा नहीं। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो ये टाउ तो 0 है नहीं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं e⁻, ये माइनस वाले को उधर भेज दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स e⁻-2t बाई टाउ इज इक्वल टू e⁻ - टी बाई टाउ होगा। फिर इस 2 को इधर ही रहने दो, और e⁻-2t बाई टाउ को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा e⁻2t बाई टाउ इधर आ जाएगा, तो और ये तो है ही e⁻ - टी बाई टाउ। अगेन पावर विल एड अप, पावर ऐड होके कितना दे देगा, e⁻t बाई टाउ। अब यहाँ से e हटाइए तो ये आ जाएगा आपका ln2, और इधर आएगा t अपॉन टाउ, सो फाइनली t आ गया टाउ ln2। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल में ये आंसर आया था,
तो tau ln2 is that time at which power of capacitor is maximum. अब आ जाओ फिर से एक लेंदी सवाल। एक आरसी सर्किट है जिसमें ये कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है, बैटरी है और स्विच है, सब कुछ है। सेम जैसा डेरिवेशन में किया था वही सी चीज है, बट क्या है कि ये जो कैपेसिटर है ये खाली नहीं है, ये पहले से ही कुछ चार्ज लेकर के आया है और इसके पास चार्ज Q0 है, माइनस Q0 प्लस Q0 ऑलरेडी है एट t=0। ना t=0 पे स्विच क्लोज किया गया तो आपसे बोला गया है क्लोज होने के बाद चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा एट टाइम t। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स निकालनी है t टाइम पर, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें इनिशियल चार्ज 0 नहीं है। अगर इनिशियल चार्ज 0 होता तो फिर सोचना ही नहीं था आपको, तब तो सीधे एक्सप्रेशन लिख देते, कैपिटल Q1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। तो इसको हमें अब डिराइव करना पड़ेगा, और ये कैसे डिराइव करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही डिराइव करेंगे जैसे कि हमने शुरुआत में सॉल्व करके किया था। मान लेंगे कि t टाइम पे जो आपका सर्किट है उसमें कुछ जो प्लेट है, कैपेसिटर का प्लेट, उस पर कुछ चार्ज है, ये रजिस्टर है, ये बैटरी है और सर्किट में उस समय करंट I है। ठीक है, इस पे चार्ज Q और माइनस Q है, और इसमें फिर KVL लगा करके चार्ज और I के बीच में रिलेशन लिखेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो Q बाई C इसका वोल्टेज है प्लस करंट वाला वोल्टेज, रजिस्टर का वोल्टेज IR, ये मिला के E के बराबर होगा। ठीक है, यहां से आपको मिल जाएगा IR इज इक्वल टू E माइनस Q बाई C। ठीक है, अब I को हम लोग dq बाई dt लिख सकते हैं, R को रहने देंगे और यहाँ पे लिखेंगे C इंटू E माइनस Q डिवाइडेड बाई C। अब इसके आगे क्या करना होगा, CE माइनस Q को इसके नीचे ले जाना होगा, dq के नीचे, और dt को इस तरफ लाना होगा और इसको इंटीग्रेट करना होगा प्रॉपर लिमिट लगा के। तो आगे बिल्कुल सब जैसे डेरिवेशन में किया था वैसे ही होगा, बस लिमिट में थोड़ा सा चेंज होगा कि t=0 पर कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो Q0 होगा, 0 नहीं होगा। तो पहले इसको ट्राई करो। चलो देखो कैसे करेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ नहीं है इसीलिए दिक्कत होती है। यहाँ आ जाएगा नीचे में CE माइनस Q और इधर आएगा dt अपॉन RC। ठीक है, अब लिमिट लगा देते हैं। लिमिट क्या होगा, t=0 पे चार्ज Q0 है और t टाइम पे चार्ज Q है, यह है। तो ये आ जाता है, इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस आएगा ln CE माइनस Q आएगा, पहले Q रखेंगे तो। ठीक है, और फिर आ जाएगा ln CE माइनस Q0, log A माइनस log B के फॉर्म में आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में होता ही है, पहले फंक्शन इंटीग्रेट करो फिर उसकी वैल्यू अपर लिमिट पे निकालो माइनस लोअर लिमिट पे, और ये कितना हो गया आपका, ये तो सिंपली t बाई RC हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं। अब इसको अगर माइनस हटा दो तो ये इधर आ जाएगा माइनस ये वाला, और ये log A माइनस log B, तो कितना हो जाएगा ln CE माइनस Q डिवाइडेड बाय CE माइनस Q0। दिस इज इक्वल टू माइनस t अपॉन RC। ये आपको एक्सप्रेशन आया अभी log में। log हटाने के लिए इसको एक्सपोनेंशियल में ले जाना होगा, ये हो जाएगा CE माइनस Q, ब्रैकेट में फिर लिख दो CE माइनस Q0 e टू दी पावर माइनस t बाई RC। RC को टाउ लिख दो, टाइम कांस्टेंट है वो तो हमें Q चाहिए था, तो Q कितना हो जाएगा, CE माइनस
CE माइनस क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, इस तरह से कुछ आएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है ये चेक भी कर लेते हैं कि भाई ले तो आए इतने मेहनत से, सही है कि नहीं है, क्योंकि कितने बार क्या होता है कि गलत भी आ जाता है। चेक कैसे करोगे, तो चेक करने के लिए t इक्वल टू 0 रख के देखो, t इक्वल टू 0 रखो तो e टू दी पावर 0 क्या होगा 1, CE माइनस सी कट गया, माइनस माइनस प्लस आ रहा है, तो चार्ज आपका क्यू नॉट आ रहा है t इक्वल टू 0 पे, सही तो है, इनिशियल चार्ज क्यू था ना क्यू नॉट। अब t टेंस टू इंफिनिटी रख दो कि फाइनली जब स्टेडी स्टेट होगा तो क्या होगा। स्टेडी स्टेट में e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी ये 0 हो गया तो चार्ज कितना आ जाएगा CE, सही है। एक बार स्टेडी स्टेट आ गया, चाहे यहां से देख लो, स्टेडी स्टेट आ गया तो इसके क्रॉस का वोल्टेज इसके EMF के बराबर होगा, तो इस पे स्टेडी स्टेट पे चार्ज होगा CE, ठीक है। तो भले अभी क्यू नॉट है ये बढ़ के CE तक जाएगा, पहले ये 0 था अगर तो वहां से भी बढ़ के CE तक जाता था, ठीक है। तो अब अभी भी बढ़ेगा ही, अभी भी इंक्रीजिंग ही होगा, लेकिन अब मान लो कि नंबर में समझो CE का वैल्यू 10 यूनिट था, तो चार्ज नहीं होता था तो 0 से 10 जाता था, अब ये पहले से लेके आ गया मान लो 4 कूलम, तो अब 4 से 10 तक जाएगा, नोट कर लो। अब आओ एक और एग्जांपल देखते हैं, ग्राफ पे बेस्ड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे। देखो चार्जिंग का ग्राफ हमने बनाया था तो इस तरह का था कि अगर हमने ये टाइम ले लिया और ये चार्ज ले लिया तो स्टेडी स्टेट में चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो अचीव कर लेता है, तो ऐसे चार्ज होता है ऐसे, ठीक है। ये चार्जिंग का ग्राफ है। अब हमारे पास दो सर्किट है, दो RC सर्किट है, दोनों सर्किट में आपको C1 जो है और C2 सेम है, क्योंकि RC सर्किट में तीन चीजें होती हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और EMF, C1 C2 सेम है। EMF और रेजिस्टेंस के बारे में हमें नहीं पता है। दोनों जो चार्जिंग सर्किट है उनका चार्जिंग का ग्राफ अलग अलग है, एक का ग्राफ ये है तो दूसरे का ग्राफ ऐसा है, ठीक है, दोनों का ग्राफ ऐसा ही है। अब ये मान लो फर्स्ट वाले का ग्राफ है, ये सेकंड वाले का ग्राफ है, तो ग्राफ से देख करके आपको अंदाजा लगाना है कि दोनों जो RC सर्किट है उसमें भले ही कैपेसिटेंस सेम है, R और E में क्या रिलेशन है, मतलब किसका EMF ज्यादा है या किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है या बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, किस चीज को, EMF एंड R, किसका किसका, दोनों सर्किट्स का। देखो कैसे कंपेयर करेंगे, पहले देखो स्टेडी स्टेट पे जो चार्ज होता है वो दोनों का स्टेडी स्टेट का चार्ज सेम है, बस अंतर यह है कि ये जो ब्लैक वाला कर्व है ये जल्दी चार्ज हो गया है और ये थोड़ा ज्यादा टाइम लिया है चार्ज होने में, यही अंतर है ना। तो स्टेडी स्टेट में जो चार्ज होता है फाइनल वो C/E होता है, तो एक का C1 E1 दूसरे के C2 E2 के बराबर होगा। अब आवाज नहीं आ रहा सर, वॉइस नहीं आ रहा है, माइक तो ऑन है वॉइस मेरा, क्लियर नहीं है सर। वॉइस नहीं आ रहा है। नेट का प्रॉब्लम होगा, क्या कर सकते हैं। तो C1 जो है दैट विल कैंसल आउट, EMF इज E1 इज सर एक बार इक्वल रिपीट कर दीजिए सर, वॉइस नहीं आ रहा था। एक बार और रिपीट के। अब आ रहा है, दोनों का स्टेडी स्टेट चार्ज सेम है तो C1 E1 इक्वल टू C2 E2, C1 C2 दिया हुआ है इक्वल, ठीक है। अब आते हैं इसका टाइम कांस्टेंट पे, अगर टाइम कांस्टेंट देखो तो दोनों में जो टाइम कांस्टेंट है 63% चार्ज होता है ना, तो अगर हम यहाँ से ऐसे लाइन बना दें 63% चार्ज के लिए, 63% चार्ज, ये आपका ब्लैक वाले ग्राफ का टाइम कांस्टेंट हुआ, ये आपके पिंक वाले ग्राफ का टाइम कांस्टेंट हुआ। 63% ऑफ Q आने में जितना समय लगता है वही टाइम कांस्टेंट होता है, ये कैपिटल Q है तो ये नहीं था 0.63Q। अब इससे देख के ही पता चल रहा है कि सेकंड वाले का टाइम कांस्टेंट फर्स्ट वाले से ज्यादा है, ठीक है।
सेकेंड वाले का टाइम कांस्टेंट फर्स्ट वाले से ज्यादा है तो टाइम कांस्टेंट जो होता है दैट इज R2 इंटू C2 होगा ग्रेटर देन R1 इंटू C1। क्योंकि C1 C2 सेम है, हटा दो तो इन दोनों में EMF में रिलेशन आ गया, EMF कह रहे हैं रजिस्टर में रिलेशन आ गया, R2 ग्रेटर देन R1 और EMF इक्वल है क्योंकि दोनों का फाइनल चार्ज सेम है। ऐसा ग्राफ देख करके पता चला क्योंकि दोनों का स्टेडी स्टेट वैल्यू सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। नोट कर लो। आरसी सर्किट का अब एकदम आखिरी सवाल करो, सिंपल सा केस ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates of a capacitor in a charging circuit. Electric field between the plates of a capacitor in a charging circuit becomes half of maximum value, half of maximum value at t equal to 2 millisecond. If R is equal to 1 kilo ohm, then find C. कैपेसिटेंस निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इन ए चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट का मतलब वही आरसी सर्किट कनेक्टेड विथ ए बैटरी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एट 2 मिलीसेकेंड। इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि चार्ज ही नहीं होता है कैपेसिटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा। लेकिन जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो टी टाइम पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बाय इप्सिलॉन नॉट ए होता है। समय के साथ चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है। तो वही पूछ रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 मिलीसेकेंड पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का आधा हो गया और आर की वैल्यू ये है तो सी निकालो। पहले इसका टाइम कांस्टेंट निकालना होगा, ट्राई करो तो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन टी टाइम पे लिखेंगे तो Q बाय इप्सिलॉन नॉट ए था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हो जाएगा कैपिटल Q 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है, डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट ए। ये हुआ। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? तो ये जो मैक्सिमम चार्ज बाय इप्सिलॉन नॉट है यही हुआ ना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन के हिसाब से जब t 2 मिलीसेकेंड है उस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने मैक्सिमम का आधा है, ठीक है, ये जब 2 मिलीसेकेंड है। तो यहाँ पे इसको रख दो, ये ई नॉट कटा, e टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 1 और ये हाफ इधर जाएगा, 1 माइनस हाफ, हाफ आ जाएगा। अब यहाँ से आपका आ जाएगा e टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ था ना, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर आ जाएगा e का पावर t बाई टाउ, यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल टू टाउ ln2 और यही t आपको 2 मिलीसेकेंड दिया हुआ है, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। टाउ जो होता है वो rc होता है, rc ln2, और rc में से r आपको दिया हुआ है 10 टू दी पावर 3, c निकालना है तो c ln2। तो देखो यहाँ से c आ जाएगा आपका 10 टू दी पावर 3 इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 और ये एक ln2 भी है वो नीचे लगेगा। इतना फैरेड होगा जिसको आप माइक्रो फैरेड में कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन का मेन मोटो ये था कि ये जो टाइम दिया है उससे हम टाइम कांस्टेंट निकाल लेंगे टाउ,
और टाउ हमें पता है कि टाउ जो होता है वो आरसी के बराबर होता है, उसमें आरसी पुट कर देंगे, आर दिया है तो सी आ जाएगा। जितने भी इस तरह के सवाल हो सब ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट अनाउंसमेंट सुनो, कल 11 नहीं 8 बजे एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है। सुबह